बेटा आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। एंड नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर एंड दिस वन इज योर लास्ट चैप्टर फॉर दिस चैप्टर, लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज एंजाइम्स, ठीक है, और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मैंने जो आपकी यूनिट चूज की थी, सेल वाली जो यूनिट है, आपकी जो थर्ड यूनिट है, ठीक है ना, उसमें हमारा ये सेकंड चैप्टर है। और आप मान के चलिए कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका सेल वाला पार्ट हो, चाहे वो आपका बायोमोलिक्यूल्स में जो अब तक आपने किया है, ठीक है ना, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से आपके बहुत सारे बेसिक्स भी आगे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप चीजों को अच्छे से करिए, जितना हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना एमसीक्यू जो है तैयारी पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। कम से कम भी यू हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस डेली, ठीक है, डेली बेसिस पे कम से कम उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत हुआ, ठीक है ना। और देखो ऐसा अगर आप कंटिन्यूसली 11th 12th दोनों में करते हैं तो आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज की कुछ जरूरत नहीं है। यू आर सेल्फ एबल टू क्रैक योर एग्जाम ऑन योर ओन बेसिस, ठीक है। तो ट्राई बाय योर ओन, ठीक है, जितना हो के। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तब आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर यू, ठीक है, पूरी RIS टीम इज ऑलवेज रेडी फॉर यू बेटा। तो प्लीज प्रैक्टिस अगर आपको आगे कुछ करना है। और ऐसा नहीं है एक नीट का ही एग्जाम है, देखो 12th के बाद आपको ऑब्वियसली अगर किसी भी फील्ड में जाना है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कितनी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आपकी जॉब हो उसके लिए, या आप क्या किसी कॉलेज में एंट्रेंस के लिए आपको टेस्ट तो फाइट करना पड़ेगा। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके लिए आपकी थ्योरी का क्लियर होना जरूरी है। तो प्लीज़ डेली का काम डेली करिए, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी पर्टिकुलर इंटरव्यू मतलब ऐसे पर्टिकुलर ऑफिसर से बात करते हैं जिन्होंने कोई एग्ज़ाम को क्रैक किया, जैसे IAS का एग्ज़ाम क्रैक किया है, या फिर किसी बच्चे से बात करते हैं, तो उनका एक चीज़ कॉमन है कि दे आर डूइंग प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि एक दिन में आप 18 आवर्स ही पढ़ें, बट एक दिन में अगर आप 8 आवर्स भी मन लगा के अच्छे से रेगुलरली पढ़ रहे हैं विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, ठीक है ना, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई बात समझ में, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक दैट इज एंजाइम्स, ठीक है। दिस वन इज योर 10th लेक्चर फॉर दिस चैप्टर एंड आई नीड एटलीस्ट 2 लेक्चर्स मोर, ठीक है, टू कंप्लीट दिस चैप्टर। पहले मैंने सोचा था कि 2 लेक्चर में करवा दूंगी एंजाइम्स, बट एंजाइम्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे बतानी है। तो 2 लेक्चर एंजाइम के प्लस 1 आपकी एक्स्ट्रा यूज है, ठीक है ना। तो कम से कम दो लेक्चर और, मतलब लेक्चर 13 तक हमारा हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपकी छुट्टियां भी पड़ जाए और मेरा 1 लेक्चर है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। कोई बात नहीं, छुट्टी पड़ जाएगी तो क्या है, 1 लेक्चर डाल देंगे, ठीक है। वैसे भी तो आप बिना उसके ही पढ़ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चैप्टर में पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, चाहे मुझे 1 लेक्चर लेना पड़ो, चाहे 2 लेक्चर लेना पड़ो, चाहे कितने, बट चैप्टर पूरा करवा के ही आपकी छुट्टियां पड़ेगी, ठीक है ना। बायो के लेक्चर बाकी तो पढ़ ही जानी है, ठीक है। तो देखो अब अगर हम बात करें एंजाइम्स, एंजाइम्स होते क्या है, ठीक है। एंजाइम्स क्या है बेटा, देखो मान लो आपके पास कोई भी रिएक्शन पे, कोई भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, A + B = C, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन पे मत जाइए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि ये A हो, आगे चल के D + B बन रहा हो, कुछ ऐसा बन रहा हो, मतलब किसी भी टाइप की कैसी भी रिएक्शन हो, ठीक है। अगर ये रिएक्शन नॉर्मली चल रही है, ठीक है, नॉर्मली चल रही है, तो हो सकता है इस रिएक्शन को होने में 10 आवर लग जाए, ठीक है। कितने टाइम लग जाए, 10 आवर, 10 आवर्स लग जाए, ठीक है। बट अगर आपने इसमें क्या डाल दिया, कोई एक एंजाइम डाल दिया, ठीक है, कोई एक एंजाइम डाल दिया, तो ये रिएक्शन का रेट इतना ज्यादा हाई हो जाता है, इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है कि ये रिएक्शन जहाँ 10 घंटे में हो रही थी, वहीं ये रिएक्शन हो सकता है आपकी 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाए। तो देखो कितना फास्ट कर दिया रिएक्शन। तो ऐसे मॉलिक्यूल,
ठीक है, जो रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड इन दी रिएक्शन। ये खुद इसमें यूज नहीं होंगे, ठीक है ना, ये इसमें यूज नहीं होंगे, लेकिन रिएक्शन को फास्ट कर देंगे। अपने नॉर्मल लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बोलते हैं चुगलखोर, है ना, चुगलखोर बोलते हैं। ये एंजाइम्स वही है, मतलब इनका जो बिहेवियर है कुछ इस टाइप का। क्या, दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दो लोगों के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है नॉर्मल बेस पे धीरे धीरे। अब कोई एक बंदा ऐसा है जिसने इसकी बात इसको ट्रांसफर कर दी, इसकी बात इसको ट्रांसफर कर दी, तो जो यूं कहते हैं ना, आग में घी का काम करना, है ना, आग तो लगी हुई है, ठीक है, आग तो लगी हुई है, लेकिन उसमें घी का काम करना यानी कि आग को तेज कर देना। तो आग को तेज करने वाला क्या है, इसकी चुगली इसकी बात कर दी, इसकी चुगली, अरे यार उसने तो ऐसे कहा तेरे बारे में, अरे यार उसने तो ऐसे कहा, इधर जाके अरे वो तो तेरे बारे में ऐसा कह रहा, ठीक है। और जो लड़ाई दूर दूर से धीरे धीरे हो रही थी, अब वो बहुत ही फास्ट हो। ऐसे ही कुछ एंजाइम है, हालांकि लड़ाई नहीं करवाते हैं ये, ठीक है ना, लड़ाई नहीं करवाएंगे, बट इनका काम क्या है कि जो रिएक्शन बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी उस रिएक्शन को फास्ट कर देना, और उसके बाद खुद इसमें यूज नहीं हो रहे, खुद के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब जो बंदा चुगली करे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लड़ाई में नुकसान तो उनका है जो लड़ाई कर रहे है कि नहीं, ठीक है, जो लड़ाई कर रहे हैं दूसरों की बातों में आके, नुकसान तो उनका है। जिस बंदे ने लड़ाई करवाई उसका क्या नुकसान, उसका तो कोई नुकसान नहीं। समझ में आया। इसी तरीके से एंजाइम्स क्या होती हैं, रिएक्शन तो करवाती हैं, फास्ट करवाती हैं, बट खुद रिएक्शन में यूज नहीं होती। आगे बात समझ में, ठीक है ना। इस टाइप के जो केमिकल्स होते हैं उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। अब एंजाइम्स क्यों बोलते हैं, देखो एक्चुअल में ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, ऐसे अगर पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या है, एक्चुअल में ये क्या है, कैटलिस्ट है। अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या है, एंजाइम्स क्या होती है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपने पहले कभी पढ़ा हो या केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया हो आपको, ठीक है ना। कैटलिस्ट आर कंपाउंड विच मेक्स द रिएक्शन विच एनहेंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर विदाउट बीइंग यूज्ड इन द रिएक्शन, रिएक्शन में खुद यूज नहीं, ठीक है। इसी तरीके से एंजाइम्स क्या है, बायो कैटलिस्ट। अगर हम लिविंग सिस्टम की बात करें वहां आपको कैटलिस्ट का ही नाम क्या रख दिया हमने, एंजाइम्स। समझ में आया। तो एंजाइम्स क्या होती है बेटा, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। समझ में आया, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। तो देखो एंजाइम्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने समझा कि एंजाइम्स एक्चुअल में होती क्या। अब देखो एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, अभी बताया दे आर बायो कैटलिस्ट, बायो यानी लिविंग सिस्टम में एज अ कैटलिस्ट जो प्रोड्यूस हो रही है खुद उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, बाहर से देने की जरूरत नहीं। उसके बाद इनकी केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितनी भी एंजाइम्स होती है प्रोटीन होती है, एक्सेप्ट केवल दो ही एक्सेप्शन आपको याद करने हैं, ठीक है ना। एक तो एक्सेप्शन आपका होता है राइबोजाइम का, ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो एंजाइम का काम कर रहा होता है, ठीक है ना। और जब आरएनए मॉलिक्यूल एंजाइम का काम करता है तो उसको हम बोलते हैं राइबोजाइम, जिसकी अपनी एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। समझ में आया, ठीक है ना। तो देखो जो राइबोजाइम है वो एक ऐसी एंजाइम है जो कैटालिटिक बिहेवियर शो करती है, लेकिन क्या है, प्रोटीन नहीं, राइबो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आरएनए मॉलिक्यूल भी एंजाइम का काम करता है, तो ये एक एक्सेप्शन है, राइबोजाइम इज एन एक्सेप्शन। लिखाओगे ना, आगे लिखा दूंगी, ठीक है। और एक एंजाइम होती है टेलोमरेज एंजाइम, ठीक है ना, वो भी क्या है, एक्सेप्शन, ठीक है ना। समझ में आया। तो देखो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि लगभग दो को छोड़ के सारी क्या है, प्रोटीन है। और भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट आपके लेवल पे आप दो भी याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एनहेंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज्ड इन अ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन के अंदर खुद यूज नहीं होगी, लेकिन रिएक्शन के रेट को एनहेंस कर देगी, इंक्रीज कर देगी। प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स होगी, सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स जो है एंजाइम को बना सकते हैं, हालांकि मतलब एंजाइम्स बना सकते हैं। हालांकि आज के दिन बायोटेक्नोलॉजी से हम इसको बाहर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना, बट वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। एक्टिवेट करने के लिए लिविंग सिस्टम का होना जरूरी है।
अगर आप बाहर के सिस्टम में इसको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस केस में फिर आप जो है जस्ट प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है, जिसकी एक्टिवेशन के लिए अगर आपके पास लिविंग सिस्टम नहीं है तो उसे आप एंजाइम नहीं कहेंगे, उसे आप कैटलिस्ट ही कहेंगे, ठीक है ना। अगर इंडस्ट्रीज में उसकी सिंथेसिस कर रहे हैं तो दैट इज डिफाइंड एज कैटलिस्ट, नॉट एन एंजाइम। दो इट इज एक्टिंग ऑन द लिविंग सिस्टम, हो सकता है वो लिविंग सिस्टम पे काम कर रही हो, बट जब तक वो बॉडी से बाहर है और काम नहीं कर रही है तब तक उसे हम कैटलिस्ट ही कहेंगे, ठीक है। अब देखो इम्पॉर्टेंट क्या है कि कभी भी एंजाइम जो है एक सेल से दूसरे सेल में मूव नहीं करेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। क्या है इसका मतलब, देखो अगर किसी सेल में किसी एंजाइम की जरूरत है तो वो सेल ही उस एंजाइम को बनाएगा। एक सेल में बनी हुई एंजाइम कभी भी दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये एजर्सन रीजनिंग में एम्स में आया क्वेश्चन, ऐसा इसलिए क्योंकि उनका क्या होता है, हाई मोलिकुलर वेट होता है, बहुत ज्यादा भारी मोलिक्यूल होता है, इसीलिए ये मूव नहीं कर सकते। समझ में आया? तो दे आर ऑलवेज सिंथेसाइज्ड विद इन द सेम सेल। आगे समझ, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो रिगार्डिंग द डिस्कवरी होने जो साइंटिस्ट थे, ही टर्म द टाइम एंजाइम, ठीक है ना, ही टर्म एंजाइम। इसके अलावा एडवर्ड बकनर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में दिया। आइसोलेटेड एंजाइम फॉर द फर्स्ट, उन्होंने सबसे पहले एंजाइम को आइसोलेट किया, ठीक है, सेपरेट आउट किया था। उसके बाद जेबी समर, इन्होंने जो है प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ यूरेज एंजाइम दिया। यूरेज एक एंजाइम का नाम है, ठीक है ना। इसकी फॉर्मेशन की फ्रॉम जो है जैक बीन, ठीक है, जैक बीन से क्या है, इसको सबसे पहले निकाला था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके अलावा इन्होंने समर ने ही जो है एंजाइम्स को क्या बताया था, एंजाइम इज अ प्रोटीन विद कैटालिटिक प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा एंजाइम ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये डेफिनेशन दी थी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को क्या कहते हैं? देखो बेटा, जब एंजाइम बनती है ऑब्वियसली लिविंग सिस्टम में बन रही है, और एंजाइम्स को अगर उसका सबस्ट्रेट मिल जाए, सबस्ट्रेट वो चीज होती है जिसपे एंजाइम काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा था A + B = C, ठीक है। तो ये क्या है, ये एंजाइम किस पे काम करेगी, एंजाइम इन दोनों पे काम करेगी, है ना। तो एंजाइम जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस पे काम करती है, ठीक है, जिसको आप रिएक्टेंट्स बोलते हो हाइपरकेमिकल रिएक्शन, उनको सबस्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। तो हर एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। तो देखो एंजाइम जो है कभी भी देखो सबस्ट्रेट जैसे उसको मिलेगा तो वो क्या होती है, वो काम करना स्टार्ट कर देगी। और अगर हो सकता है, जैसे अगर हम बात करें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है, या फिर न्यूक्लियोटाइड डाइजेस्टिंग एंजाइम, और जिस सिस्टम में बन रहा है हो सकता है वहां डीएनए पहले से प्रेजेंट है और वो सारा का सारा क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। मान लो एक सिस्टम है, इस सिस्टम में एंजाइम बनी डीएनए, इस सिस्टम में एंजाइम बनी डीएनए। अब एंजाइम क्या है, प्रोटीन, और प्रोटीन खुद किससे बनता है, आरएनए से, और आरएनए किससे बनता है, डीएनए से। तो ऑब्वियसली हो सकता है इस जगह पे डीएनए अवेलेबल, ठीक है, तो ये तो उसी को मार देगा जिसने इसको बनाया, ठीक है। तो कहने का मतलब जब एंजाइम बनती है तो कभी भी एक्टिव फॉर्म में नहीं बनती, ठीक है ना, इनएक्टिव फॉर्म में बनती है। उसके बाद रेस्पेक्टिव साइट पे जाके ये क्या होती है, एक्टिवेट होती है। अब एक्टिवेशन के लिए हो सकता है कोई पर्टिकुलर ग्रुप उसमें जोड़ दिया जाए उस जगह पे, या हो सकता है कोई पर्टिकुलर ग्रुप उसमें से निकाल लिया जाए, या हो सकता है एक प्रॉपर टेम्परेचर हो उसके एक्टिवेशन के लिए जो उसी जगह पे मिलता हो, एक प्रॉपर पीएच हो सकता है, ठीक है। तो कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन हो सकती है एक्टिवेशन की। लेकिन जब एंजाइम बनती है तो इनएक्टिव फॉर्म में बनती है, और उस पर्टिकुलर इनएक्टिव फॉर्म को या तो आप बोलोगे जाइमोजन, या क्या बोलेंगे, प्रो एंजाइम। क्या बोलोगे, प्रो एंजाइम। जैसे आपने डाइजेशन वाला चैप्टर 10th क्लास में अगर पढ़ा हो, आपने पढ़ी थी एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में, बट जब वो बनती है तो पेप्सिनोजन की फॉर्म में बनती है, ठीक है। वो पेप्सिनोजन क्या है, वो पेप्सिनोजन प्रो एंजाइम। समझ में आया? अब इसकी मॉडिफिकेशन से या फिर किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की वजह से वो एक्टिवेट होती है। किसकी वजह से एक्टिवेट होती है, HCl की वजह से, एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। तो प्रो एंजाइम या फिर जाइमोजन किसको कहा जाएगा, एन एक्टिव फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम,
ठीक है। अब दो टाइप के एंजाइम आपको हमेशा याद रखनी है। एक तो होती है एंडो एंजाइम, एंडो मतलब अंदर, जो पर्टिकुलर सेल के अंदर काम करते हैं। ठीक है। कुछ एंजाइम ऐसी होती है जो सेल बाहर की तरफ सिक्रीट करता है और बाहर जाके वो काम कर रही है आसपास के एनवायरमेंट में। ठीक है। जैसे हम फंजाई की बात करें, फंजाई सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। ठीक है। तो वो क्या है कि बॉडी से मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर एंजाइम रिलीज करते हैं। ऐसे ही आपकी बॉडी की बात करें, आपकी बॉडी में क्या है, कुछ एंजाइम ऐसी है जैसे जो है बात करें हम किसकी, जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो सेल पर्टिकुलर सेल एंजाइम बाहर सीक्रेट करता है और आपके एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन हो रहा है। तो जो बाहर डाइजेशन होता है सेल से बाहर, तो एक्सो एंजाइम। ठीक है। और अगर हम बात करें एंडो एंजाइम, जैसे आपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पढ़ी है लाइसोजाइम्स के अंदर, हाइड्रोलाइसिस पढ़ी है, तो विद इन द सेल काम कर रही है ना। ठीक है। तो जब पर्टिकुलर एंजाइम विद इन द सेल काम कर रही है दैट इज एंडो एंजाइम, और जब वो सेल से बाहर काम कर रही है तो उसको क्या कहोगे, एक्सो एंजाइम। समझ में आया। ठीक है। तो ये एंजाइम्स को लेकर कुछ डिस्कवरी से रिलेटेड चीजें हैं। अब ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं। तो लेट्स डिस्कस बेटा व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। ठीक है। केमिकल नेचर क्या है, अभी आपसे मैंने डिस्कस किया था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस, यानी प्रोटीन की बनी हुई। ठीक है। और जो है इसमें एक्सेप्शन किसका याद करना है आपको, राइबोजाइम का बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और आपको याद भी करना है। ठीक है ना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। नीट के अंदर भी आया हुआ है, एम्स में भी आया हुआ है, जिपमर में भी आया हुआ है। तो राइबोजाइम इज द पर्टिकुलर एंजाइम दैट इज नॉट प्रोटीन। तो राइबोजाइम किससे बनी है, राइबोजाइम वो आरएनए मॉलिक्यूल है जो एंजाइम का काम है। तो कैटालिटिक आरएनए, ऐसा आरएनए जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है। टेलोमेरेज है दैट इज आल्सो नॉट एन प्रोटीनेशियस एंजाइम। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। हमने कहा कि एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए हैं, कुछ एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दें तो हम कह सकते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। आर यू गेटिंग माय लाइन। देखो क्या कहा मैंने, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। मतलब क्या है, जितनी भी एंजाइम्स हैं सब प्रोटीन होती हैं। ये बात तो हमने अभी कही थोड़ी देर पहले, है ना। लेकिन क्या सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम है, नहीं है। आप पढ़कर आए, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कैरियर मॉलिक्यूल का काम कर रहे हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो आपका ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं। समझ में आ गई बात, किसी न किसी चीज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगा दो प्रोटीन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ग्लाइकोप्रोटीन लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या प्रोटीन तो है, आगे बात समझ में। ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनल्स है, या हमारी बॉडी देख लो, हमारी बॉडी मोस्टली पार्ट्स किसके बने हैं, प्रोटीन के। ठीक है। तो कहने का मतलब कि प्रोटीन जरूरी नहीं है कि एंजाइम ही, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होंगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे देना, ऐसी कौन सी एंजाइम है जो अबंडेंट अमाउंट में मिलती है, प्रोटीन हो। देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने बायोमॉलिक्यूल्स का आपको बताए हैं जो आपको याद रखना। कौन सी होगी, जो है अबंडेंट अमाउंट में मिलने वाली जो मोस्ट कॉमन एंजाइम कौन सी होती है, रूबिस्को। पढ़ा है ना आपने। ठीक है ना, रूबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ ले ऐसा बायोमॉलिक्यूल बताइए जो अबंडेंट है, तो सेलुलोज। ऐसा पर्टिकुलर देखो बायोमॉलिक्यूल्स पूछे तो सेलुलोज। ठीक है। प्रोटीन पूछे तो रूबिस्को। ठीक है। एनिमल के अंदर सबसे अबंडेंट प्रोटीन पूछे तो कोलेजन प्रोटीन। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए, एक दो बार याद करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे एंजाइम काम करते हैं। ठीक है। तो देखो ये आपकी एंजाइम है, ठीक है ना, दिस वन इज एंजाइम। और इस एंजाइम के अंदर क्या है, कुछ आपको पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रेविसेस। ठीक है ना, क्या कहोगे, क्रेविसेस कहा जाता है। समझ में आया। ठीक है। अब देखो हमने कहा ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, सॉरी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, यही कहा है हमने। ठीक है। अब देखो
प्रोटीन है तो ऑब्वियसली उसका जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होगा। देखो ये मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में है। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था सिर्फ अमीनो एसिड से बना हुआ है, जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। अभी ये सिर्फ क्या है, नॉर्मल प्रोटीन है, अभी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। जब इसमें पहली बार फोल्डिंग होनी स्टार्ट हुई, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पहली बार फोल्डिंग इसकी स्टार्ट हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो ये क्या बन गया आपका, सेकेंडरी। क्या बन गया, सेकेंडरी प्रोटीन, ठीक है। अब सेकेंडरी देखो, जब तक प्राइमरी में प्राइमरी स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि उसके अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। एंजाइम का प्राइमरी स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि उसका अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है उसमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो सीक्वेंस से डिसाइड करेगा कि वो कहाँ क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म है, अभी काम नहीं करेगा। अब जैसे ही देखो, अभी भी ये क्या है, सेकेंडरी प्रोटीन है, मतलब कि अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या तो बीटा शीटेड प्लेट की फॉर्म में होगा या अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से और ज्यादा फोल्ड कर दिया, ठीक है, इस तरीके से और ज्यादा फोल्ड कर दिया। समझ में आया? तो देखो, जब इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया है तो इसमें क्या बन गए, कहीं कहीं पे एसिड पिट टाइप स्ट्रक्चर बन गए, पिट टाइप स्ट्रक्चर कह लो, या जो है गड्ढे जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर जगह, ठीक है ना, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए। अब ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स का क्या रोल है, इन पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, मान लो ये है, इसमें ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, देखो, जब तक वो उस शेप में था तो उस पर सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं कर सकता। अब मान लो जैसे ये क्या है, कोई सबस्ट्रेट है, ये कोई सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट इसके अंदर आके ऐसे फिट हो सकता है, लेकिन अगर ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता तो सबस्ट्रेट इसके अंदर आके फिट ही नहीं हो सकता, है ना। तो क्या है, एंजाइम को अपना काम करने के लिए सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना जरूरी है, ठीक है ना, सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट करना जरूरी है। तो देखो ये क्या है, जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स एंजाइम के अंदर होते हैं, ठीक है। तो देखो, एंजाइम बेसिकली जब एक्टिव होती है यानी उसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिव साइट्स बन जाती हैं जिस पे सबस्ट्रेट आके फिक्स होता है। वो एक्टिव साइट्स कुछ भी नहीं, एक्टिव साइट्स क्या होती है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर कह लो या फिर क्रीविसेस कह लो। समझ में आया? ठीक है, सर्विसेज भी बोल देते हैं कई लोग, क्रीविसेस भी, गड्ढा जिसको बोलते हैं। तो जब एंजाइम टर्सरी स्ट्रक्चर में आती है तो इसमें कुछ एक्टिव साइट्स बन जाती है, यानी कुछ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिसमें आके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं। तो देखो, ये एंजाइम है और ये दो अलग अलग सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मैंने बताया था वो चीज जिसपे क्या कर रही है, एंजाइम काम कर रही है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग सबस्ट्रेट है, ठीक है। मान लो इसको ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया। अब ये एंजाइम के साथ फिक्स होंगे, ठीक है। एंजाइम के साथ क्या होंगे, यहाँ पे देखो फिक्स हो रहे हैं। जब ये एंजाइम के साथ ऐसे फिक्स्ड फॉर्म में, ठीक है, तो उस केस में क्या बन गया हमारे पास, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। और अल्टीमेटली ये एंजाइम क्या करेगी, अब एंजाइम के अंदर थोड़ा उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज होगा, कोई कन्फर्मेशनल चेंज होगा, ठीक है ना, कन्फर्मेशनल चेंज होगा, और जिससे क्या हो जाएगा, इनके अंदर फिर क्या होगी, कोई रिएक्शन होगी, ठीक है। जो उस रिएक्शन से क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका जो सबस्ट्रेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा और एंजाइम जैसी थी वैसी की वैसी वापस बाहर आ जाएगी, जैसी एंजाइम थी वैसी की वैसी एंजाइम बाहर आ जाएगी। तो देखो, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, अल्टीमेटली एंजाइम प्लस प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो एंजाइम कभी भी रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज नहीं होती, एज इट इज जितनी थी वैसी की वैसी प्रोड्यूस हो जाती है, वापस रिजनरेट हो जाती है, ठीक है। बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। अदरवाइज क्या है, एंजाइम सिर्फ रिएक्शन को फास्ट कर रही है, ठीक है। अब देखो, रिएक्शन को कैसे फास्ट कर रही है वो तो हम बाद में बात करेंगे। एक सिंपल सा लॉजिक हम ले सकते हैं कि मान लो ये एंजाइम नहीं होती तो ये दोनों मॉलिक्यूल पता नहीं कब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते, है ना, पता नहीं कब आते, तो टाइम लगता। लेकिन अगर इसने एक स्पेसिफिक जगह दी, इसको इधर बाइंड करने को, इसको इधर बाइंड करने, अब ये फिक्स होगा तो आसानी से जल्दी से रिएक्शन कर सकते हैं कि नहीं। तो कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम आगे करेंगे कि एंजाइम कैसे काम करते हैं, ठीक है। बट इस डायग्राम से आप बहुत कुछ कंक्लूड कर सकते हैं।
अब जो बात आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है साफ साफ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव साइट्स एब्सेंट होती है। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है दैट इज डिसाइडिंग द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन। एक पर्टिकुलर प्रोटीन में अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है दैट इज डिसाइडेड बाय द प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद जब वो टर्शरी स्ट्रक्चर में आपसे कोई भी पूछ ले तो ऑल एंजाइम्स जो एक्टिव फॉर्म में है वो टर्शरी स्ट्रक्चर में है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, एक्टिव साइट्स उनके अंदर प्रेजेंट होती है और उन एक्टिव साइट्स में ये काम कर सकते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताना है क्या, कि देखो एंजाइम्स जो होती हैं, एंजाइम्स में और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है। आपसे जो पूछ ले कि एंजाइम्स में और कैटलिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो देखो बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि एंजाइम्स क्या होती है। एंजाइम्स हमने देखा कि सिर्फ जो है लिविंग सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस होती है। एंजाइम्स जो है वो क्या है, लिविंग सिस्टम में प्रोड्यूस होती है। और जो कैटलिस्ट है, ठीक है, कैटलिस्ट है वो कहाँ पे होती है, नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस होती है। आगे बात समझ में। अब देखो दोनों में पहले सिमिलैरिटी देखते हैं, सिमिलैरिटी, ठीक है। दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों की दोनों क्या कर रही है, ये दोनों एक तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होती है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, ठीक है, यानी कि जहां काम करना है वही काम करेंगी। अगर मतलब जैसा मतलब एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि मन में उसी सबस्ट्रेट के साथ इन्होंने काम किया, ठीक है। तो एक तो क्या होती है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होती है, ठीक है ना। और दोनों क्या करती हैं, स्पीड और स्पेसिफिसिटी ऑफ रिएक्शन को क्या करती हैं, स्पीड एंड स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी तो हम ये कर ही चुके हैं सबस्ट्रेट्स पर, स्पीड को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। दोनों का काम क्या है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिसिटी ऑफ रिएक्शन को मेंटेन करती है, प्लस स्पीड को इंक्रीज कर देती है। ये तो बात थी सिमिलैरिटी की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, डिसिमिलैरिटी, क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो दोनों के अंदर देखो डिफरेंस, पहला तो एंजाइम्स लिविंग सिस्टम में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और जो है ये कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, लिविंग सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, और ये नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। समझ में आया, एक लिविंग सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस हो रही है और एक नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इसके अलावा देखो जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है ना, ये जो कैटलिस्ट होते हैं, ये कैटलिस्ट, ठीक है, वर्क एफिशिएंटली इवन एट हाई टेम्परेचर, इवन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बात आपको याद रखनी है। कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, बाहर बना रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जनरली इनऑर्गेनिक। तो देखो इनऑर्गेनिक है तो ऑब्वियसली किससे बने हैं, केमिकल्स से बने हैं, और वो प्रोटीन की फॉर्म में नहीं है ना। और प्रोटीन का क्या है कि प्रोटीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी तक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हमने बहुत ज्यादा हीट दे दी या आपने बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया, ठीक है, हीट के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया या बहुत कम टेम्परेचर कर दिया, तो इससे क्या होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाएगा, है ना। डीनेचर ऑफ प्रोटीन, हमने डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन या डीनेचरिंग ऑफ डीएनए किया था आपने, ऐसी डीनेचरिंग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर आपने दिया तो देखो जो वीक बॉन्ड्स है वो टूट जाते हैं और टर्शरी स्ट्रक्चर डिग्रेड होकर सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है और सेकेंडरी प्राइमरी। तो अल्टीमेटली प्रोटीन क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, यानी एंजाइम जो है वो काम करना बंद कर देती है। तो देखो ये क्या है, ये प्रोटीन है, और प्रोटीन होने की वजह से दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव, पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है। एक रेंज होती है इनकी, एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उस रेंज में ये एफिशिएंटली काम करेंगे, ठीक है। इस रेंज के अंदर क्या करेंगे, ये एफिशिएंटली काम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर इससे ज्यादा आपने कर दिया या इससे कम आपने कर दिया तो फिर एंजाइम काम करना बंद कर देती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना एंजाइम्स, ये असर्शन रीजनिंग में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कि एंजाइम्स जो हैं दे आर टेम्परेचर एंड पीएच सेंसिटिव, टेम्परेचर एंड पीएच सेंसिटिव। अगर उस टेम्परेचर, उसकी पर्टिकुलर रेंज से आपने ज्यादा या कम किया तो दे बिकम इनएक्टिव। क्यों इनएक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज दे आर
प्रोटीन एंड प्रोटीन्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। ठीक है, लेकिन कैटलिस्ट है, इसमें आप कितना भी टेम्परेचर दे दो, हाई टेम्परेचर पे भी काम करेंगी और हाई प्रेशर पे भी काम करेंगी। पीएच में वेरिएशन करो, कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपके एंजाइम्स में और कैटलिस्ट में। आगे बात समझ में, तो देखो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर व्हाइल एंजाइम्स गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? अब देखो हमारी बॉडी, हम एक पर्टिकुलर प्रॉपर टेम्परेचर तक जो है सरवाइव करते हैं। अगर बहुत हाई टेम्परेचर में हमें ले जाके छोड़ दिया जाए तो हमारी डेथ हो जाएगी। बहुत ज्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट पे ले जाके छोड़ दे तो हमारी डेथ हो जाएगी। कुछ हद तक तो बॉडी टॉलरेट कर सकती है, होम्योस्टेसिस शो कर सकती है। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद हमारी बॉडी भी कुछ नहीं कर पाएगी। अल्टीमेटली हमारे एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे और हमारी डेथ हो जाएगी। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी क्या है, प्रोटीन, हमारी बॉडी में बहुत सारी एंजाइम्स है, बिना एंजाइम्स हम काम नहीं कर सकते, इसलिए हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब बात करें ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो एक्सट्रीम एनवायरमेंट में रह रहे, जैसे कि जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, तो वहां क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। टेम्परेचर क्या है वहां पे, बहुत ज्यादा हाई है। और हाई टेम्परेचर में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सरवाइव करते हैं। अब उनमें ऐसा क्या है जो हमारे अंदर नहीं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। देखो, जो ऐसे बैक्टीरिया हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हाई टेम्परेचर या हाई पीएच में रह रहे हैं। हाई टेम्परेचर यानी कि जो थर्मोफिलिक, ठीक है, थर्मोफिलिक यानी कि हाई टेम्परेचर लविंग। ठीक है, तो जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ऐसी एंजाइम मिलती है जो थर्मल स्टेबिलिटी को शो करती है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी को शो करती है। और ऐसे हाई पीएच यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट में रहने वाले बैक्टीरिया जो हाई जो है एसिडिक एनवायरनमेट को टॉलरेट कर सकते हैं, उनमें क्या है, पीएच जो है स्टेबिलिटी, तो वो उनके अंदर एक क्या है, यू करिए सोच सकते हैं आप कि एक अडेप्टेशन है। और हम तो इंसान, हम तो किसी को नहीं छोड़ते, हमने उनको भी लिया और अपने पर्पस के लिए यूज कर। आगे जब आप 12th क्लास में बायोटेक पढ़ेंगे तो हम एक प्रोसेस करेंगे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो वहां पे क्या होता है कि डीएनए को सेपरेट करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत है। ठीक है ना, डीएनए को सेपरेट करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो अब हमें एक ऐसी एंजाइम चाहिए थी जो हाई टेम्परेचर पे भी डीएनए को सेपरेट करने की एबिलिटी रखती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर नहीं होगा तो डीनेचुरेशन नहीं होगा, है ना। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे बैक्टीरिया को पढ़ा और देखा कि इनमें ऐसे बैक्टीरिया, ऐसी एंजाइम होती है, टैग पॉलीमरेज। ठीक है ना, तो वो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया होता है जहां से हमने टैग पॉलीमरेज निकाली और अपने पीसीआर में हम उसको यूज कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे भी उन एंजाइम्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं हमारी जो नॉलेज है हम इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, दैट इज अप्लाइड बायोलॉजी, जिसको हम अप्लाइड बायोलॉजी कहते हैं। समझ में आया? ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कुछ बैक्टीरिया की या फिर जो है ऐसी पर्टिकुलर थर्मोफिलिक, थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया की, तो उनमें क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी होती है। ठीक है ना, जो पर्टिकुलर उसकी क्वालिटी होती है। आगे बात समझ में। अब देखो, अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से हो रही हैं और एंजाइम्स उसको कैसे जो है रेगुलेट कर रही है या उसकी स्पीड को कैसे रेगुलेट कर रही है। ठीक है, देखो मान लो हमारे पास कोई, देखो केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है फिजिकल रिएक्शन, ठीक है, और एक होती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। तो फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, नो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में मेकिंग ब्रेकिंग नहीं। ठीक है ना, तो कोई बॉन्ड टूटता है ना ही कोई बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड अगर टूट भी रहे हैं तो वो एज इट इज रीजनरेट होते हैं। जैसे देखो हम बात करें, मतलब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया, छोटी क्लास से पढ़ गया। ठीक है ना, आइस है, आइस को पिघला दिया, वाटर बन गया। हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़े बहुत टूटते हैं बट वो वापस से जहां बने थे वहां वो रीजनरेट होते हैं। किसी आपस में मोलिकुलर क्या नहीं है, इंट्रैक्शन नहीं है कोई खास। ठीक है, किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। जो चीज जैसी थी उसका जो मोलिकुलर कॉम्पोजिशन है, एटॉमिक कॉम्पोजिशन है, वो सेम रह रहा है पर्टिकुलर मोलिक्यूल।
बट अगर हम बात करें फिजिकल रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बनते भी हैं और बॉन्ड टूटते भी हैं। जैसे देखो बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या किया, रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास, बेरियम सल्फेट प्लस वाटर, बेरियम सल्फेट प्लस वाटर, समझ में आया। ये हो गई कोई केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट आपको बताना है Q10 वैल्यू, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको बताना है Q10 वैल्यू क्या होती है, Q10 वैल्यू, Q10 वैल्यू होती है कि आपने रिएक्शन का इंस्टेंट जो है आपके पास टेम्परेचर है, कोई भी इंस्टेंट टेम्परेचर, उसमें अगर आपने क्या कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स हो जाएगी, समझ में आया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें Q10 वैल्यू की, तो Q10 वैल्यू का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हो जाना, मतलब कि Q10 हमें बताता है कि 10 डिग्री राइज या 10 डिग्री लो करने पे, डिक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज कर रहे हो तो आपका जो पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट है जो पहले वाला था उससे डबल हो जाएगा, और अगर आपने क्या किया 10 डिग्री क्या किया, कम किया, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले वाले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आगे बात समझ लो, कैसे समझोगे, मान लो A प्लस बी, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन क्या कर रही है, 200 मोलिक्यूल्स, 2 की बजाय 4 कर लो, 400 मोलिक्यूल्स पर मिनट कन्वर्ट हो रहे हैं सी में। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि 400 मोलिक्यूल्स ए और बी के सी में कन्वर्ट हो रहे हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। अब आपने टेम्परेचर क्या कर दिया है, 10 डिग्री बढ़ा दिया, 50 डिग्री कर दिया, ठीक है ना। तो अब आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, 800 मोलिक्यूल्स पर मिनट हो जाएगा, 800 मोलिक्यूल्स पर मिनट, समझ में आ गई बात। सिमिलरली अगर आप बात करें A प्लस बी की, आपकी बार टेम्परेचर आप कम कर दो, ठीक है, 40 डिग्री की बजाय 30 डिग्री कर दो, तो जो था उससे भी हाफ, यहाँ तो देखो 2 टाइम्स हो गया, इसके रेस्पेक्ट में ये 2 टाइम्स हो गया, बट अगर A प्लस बी को 30 डिग्री सेल्सियस पे आप करवा रहे हो, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ 400 था, यहाँ 200 मोलिक्यूल्स पर मिनट हो जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब Q10 वैल्यू हमें बताता है कि 10 डिग्री राइज या 10 डिग्री डिक्रीज करने के टेम्परेचर के रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो दिस वन इज Q10 वैल्यू, दैट इज डिफाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, आगे बात समझ में, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एंजाइम्स जो हैं आपके सिस्टम को रेगुलेट कर रही है, ठीक है। तो देखो एक रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, क्या बन जाता है, H2CO3, क्या बन गया ये, कार्बोनिक एसिड, क्या बना, कार्बोनिक एसिड, क्लियर, ठीक है। अब देखो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारी आरबीसी के अंदर चलती है, ब्लड प्लाज्मा वगैरह में, आरबीसी में हम आगे करेंगे इस रिएक्शन को, ये हमारे बॉडी में चलने वाली रिएक्शन है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो देखो अगर ये रिएक्शन बिना किसी एंजाइम के होती है, ठीक है, अगर ये रिएक्शन बिना किसी एंजाइम के होती है तो ये जो मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे हैं 200 मोलिक्यूल्स
of carbon dioxide and water are converting into 1 hour into H2CO। ठीक है, ये है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, अनकैटलाइज्ड है, कोई कैटलिस्ट नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, एक एंजाइम डाल दिया। ठीक है, एंजाइम का नाम होता है, याद रखना आपको, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम की एंजाइम आपने अगर डाल दी, ठीक है, तो यही रिएक्शन क्या हो जाती है, यही रिएक्शन इतनी फास्ट हो जाती है कि ये 1 मिलियन टाइम इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। कितना? 1 मिलियन टाइम। ये जो है मॉलिक्यूल्स 6 लाख मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 1 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। अगर यहाँ पे हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, कैटलाइज्ड कर दिया, इसमें एंजाइम डाल दिया, तो देखो क्या 1 मिलियन टाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया अप्रोक्सीमेटली। तो ये रोल है एंजाइम, ठीक है ना। जैसे देखो अगर हम बात करें, आप सुबह खाना खाते हो, आपको दोपहर में क्यों भूख लगती है? क्योंकि सुबह का खाया हुआ खाना दोपहर तक डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? एंजाइम। मान लो अगर एंजाइम्स नहीं होती तो आपने जो ब्रेकफास्ट किया है, सुबह जो ब्रेकफास्ट किया है, ठीक है ना, ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट सुबह ही करते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट जो आपने किया है उसको डाइजेस्ट होने के लिए 16 ईयर्स लग जाते हैं। ब्रेकफास्ट को डाइजेस्ट होने के लिए, कंप्लीट डाइजेशन के लिए 16 ईयर्स लग जाते हैं। तो एक बार खाना खा लेते तो 16 साल बाद भूख लगती है अगर एंजाइम्स नहीं, ठीक है। तो सोचो एंजाइम्स कितना फास्ट कर देती है हमारी रिएक्शन, हमारी बॉडी के काम। समझ में आया? ठीक है, तो देखो ये है पावर ऑफ एंजाइम। डोंट एस्टिमेट दी पावर ऑफ एंजाइम, ठीक है ना, अंडर एस्टिमेट दी पावर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, आगे बात समझ में। डोंट अंडर एस्टिमेट दी पावर ऑफ एंजाइम। पावर ऑफ एंजाइम आप देख चुके हो कितनी ज्यादा, मतलब इनके अंदर अगर एंजाइम्स नहीं होती तो हमारी बॉडी किस तरीके से काम कर रही होती, ये आपने अच्छे से देख लिया, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, एंजाइम्स की बात करें, इनके स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन के बेस पे अगर हम डिफाइन करें तो हमारे पास एंजाइम 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक तो होती है सिंपल एंजाइम्स, ठीक है, सिंपल एंजाइम्स, ठीक है ना, और एक होती है हमारे पास कौन सी एंजाइम्स? कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। समझ में आ गई बात? सिंपल एंजाइम्स एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। क्या डिफरेंस होता है सिंपल एंजाइम्स में और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में? देखो जो सिंपल एंजाइम्स होती है, ठीक है ना, ये क्या होती है? दे आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन। किससे बनी हुई है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बनी हुई है और कोई चीज नहीं है इनके अंदर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल करेंगे हम, प्रोटीएज, अमाइलेज, यूरिएज, लाइपेज, ठीक है। प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है, यूरिएज, ठीक है, इसके अलावा आपका अमाइलेज स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम, लाइपेज लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ये क्या है? सिर्फ प्रोटीन से बनी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड एंजाइम में देखो आपको इनको क्या बोलते हैं हम? होलो एंजाइम बोलते हैं, होलो एंजाइम। ये अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सिंपल जनरली नहीं पूछते हैं, हाँ यूँ पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल एंजाइम, इस तरीके से पूछ सकते हैं, बट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्या? होलो एंजाइम के अंदर 2 हिस्से होते हैं। एक तो होता है प्रोटीनेशियस पार्ट, ठीक है, प्रोटीनेशियस पार्ट। एक होता है नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, ठीक है, आगे बात समझ में, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, ठीक है। तो प्रोटीनेशियस पार्ट और नॉन प्रोटीनेशियस। जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है इसको बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलोगे? एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, ठीक है, इस नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलोगे? कोफैक्टर। तो देखो अगर आपसे कोई पूछ ले होलो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम इज एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ठीक है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ठीक है ना। अब देखो ये जो एपो एंजाइम है और कोफैक्टर है, एपो एंजाइम क्या रहती है बेटा? इनएक्टिव स्टेट में रहती है, ठीक है,
जब तक किसी पर्टिकुलर एपो एंजाइम से कोफैक्टर आके बाइंड नहीं करता तब तक ये एक्टिवेट नहीं होता। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। या फिर उसके साथ जब तक कोफैक्टर अटैच्ड नहीं है तब तक वो काम नहीं करेगी। जरूरी नहीं है बाहर से आके बाइंड करे, हो सकता है उसकी फॉर्मेशन के दौरान जो है कोफैक्टर उसमें अटैच हो रहा हो, ठीक है। तो देखो हम इसी को डिटेल से कर लेते हैं कि ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में अभी हमने क्या कहा, हमने कहा कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स क्या होती हैं, होलो एंजाइम, है ना, होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम जो है ये क्या होती है, यहाँ पे एपो एंजाइम, ठीक है, प्लस हमने क्या किया यहाँ पे कोफैक्टर्स। तो देखो मैंने क्या कहा, कोफैक्टर्स बेसिकली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर दी एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिवेशन कर लो, एक्टिवेशन, ठीक है ना, ऑफ एपो एंजाइम। आगे बात समझ में, यानी कि जो होलो एंजाइम है वो काम वो एक्टिव फॉर्म में तब होगी जब ये दोनों एक साथ हो। अगर एक साथ नहीं है तो क्या होगा, ये काम नहीं करेगा। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो ये जो कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, ये कोफैक्टर्स जो होते हैं बेसिकली ये कैटालिटिक एक्टिवेशन के लिए, कैटालिटिक एक्टिवेशन। तो देखो ये जो कोफैक्टर्स हैं, ये कोफैक्टर्स भी 2-3 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स 3 टाइप के हो सकते हैं, इसको अच्छे से कर लेना विद एग्जांपल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या पहला क्या है, ये क्या हो सकते हैं, ये कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो टाइटली बाइंड होते हैं एपो एंजाइम के साथ, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलोगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेटा ध्यान देना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किसी किसी बुक में हो सकता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों दे रखा, बट एनसीईआरटी ने सिर्फ ऑर्गेनिक का ये क्वेश्चन आया भी था और लोगों ने इसमें जो है अपोज भी किया था कि नहीं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होते हैं, बट एनटीए ने सिर्फ जो है एनसीईआरटी को प्रेफर किया, ठीक है। तो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी इफ यू वांट ए नंबर चाहिए तो आप एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लो, ठीक है, जो क्या होते हैं, दैट आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम, ठीक है, जो एपो एंजाइम से टाइटली बाइंड होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 2 एंजाइम है, पर ऑक्सीडेज, ठीक है, पर ऑक्सीडेज एंड कैटालेज, पर ऑक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम, ठीक है। इनका काम होता है वाटर को हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर प्लस ऑक्सीजन में तोड़ देना, ठीक है। ये एंजाइम क्या होती है, ये H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर प्लस ऑक्सीजन में तोड़ती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये दोनों एंजाइम क्या है, इनके लिए जो कोफैक्टर है, ठीक है, कोफैक्टर क्या होता है, हेम ग्रुप होता है, ठीक है, हेम ग्रुप का स्ट्रक्चर आपको करवाएंगे आगे जब हम वो पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। हेम ग्रुप होता है, पोरफायरिन रिंग वगैरह होती है इसके अंदर। तो ये जो हेम ग्रुप है जब तक ये अटैच नहीं रहेगा ये एंजाइम इनएक्टिव है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब टाइटली अटैच होना है, हेम ग्रुप टाइटली इन एंजाइम्स के साथ अटैच होता है तभी एक्टिवेशन फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे ही अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकिन लूजली बाउंड है, ठीक है, लूजली बाउंड है, उस केस में इसको कहते हैं को एंजाइम, ठीक है। को एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे कोफैक्टर्स जो ऑर्गेनिक ही होते हैं, इसी की तरह है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं, दे आर ट्रांजिशनली और लूजली बाउंड, ठीक है ना, लूजली बाउंड टू एपो एंजाइम, ठीक है। और बेसिकली जनरली क्या होता है, जिस टाइम पे रिएक्शन होती है, ठीक है, उसी टाइप पे एसोसिएट करते हैं, पहले से एसोसिएटेड नहीं रहते, ठीक है, लूज बाउंडिंग करते हैं। समझ में आया, उसको क्या कहते हैं, को एंजाइम कहते हैं। समझ में आया, जैसे कि देखो अगर हम जनरली जो को एंजाइम्स होती है, जनरली जो को एंजाइम्स होती है, ठीक है ना, ये को एंजाइम्स का नेचर कैसा होता है, विटामिन होता है इनके अंदर, ठीक है। इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है जनरली, देखो हमेशा नहीं, हम बात कर रहे हैं जनरली ये क्या होते हैं, विटामिन होते हैं,
ठीक है ना। कोएंजाइम्स जनरली विटामिन, उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है विटामिन के फॉर्म में होता है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल की बात करें, ठीक है, हमारे पास दो कोएंजाइम हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो होती है NAD, ठीक है, NAD की फुल फॉर्म क्या है? देखो ये सब चीजें आगे आएंगी तो फिर वहां पे कंफ्यूजन रहेगा, ये NAD क्या आ गया, ठीक है ना। तो NAD क्या है बेटा? NAD क्या है? एक कोएंजाइम है, ठीक है, एक कोएंजाइम है। ऐसी एक और है NADP। अब इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? निकोटाइनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब केमिकल कंपोजिशन आपने नहीं देखनी है, दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, एक तो निकोटाइनेमाइड है, एक एडेनिन है, उससे बनी हुई डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। तो निकोटाइनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है एक कोएंजाइम है, ठीक है ना। और बेसिकली क्या है, ये कोएंजाइम का जो इसमें जो विटामिन प्रेजेंट होता है दैट इज निएसिन, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। निएसिन क्या है? एक विटामिन है जो किसका काम कर रहा है? इसके अंदर प्रेजेंट। समझ में आ गया? ये क्या है? NADP निकोटाइनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट अगर इस पे लग जाए तो ये क्या है? कोएंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल अच्छे से कर लेना, मैंने रिटन फॉर्म में दिया हुआ आपके नोट्स में। तीसरी टाइप जो होती है कोफैक्टर्स की दैट आर मेटल्स, ठीक है, मेटल आयंस। समझ में आ गई बात? यानी कि किसी एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कोई मेटल आके जब एक्ट कर रहा है तो इस टाइप की एंजाइम्स, इस टाइप की होलो एंजाइम जहाँ पे कोफैक्टर मेटल्स होते हैं उनको बोलते हैं मेटालो एंजाइम। क्या बोलोगे? मेटालो एंजाइम। क्लियर? ठीक है। और जो मेटालो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली मेटालो एंजाइम्स के अंदर क्या होता है, ये मेटल्स आके एक्टिवेशन शो करते हैं। तो देखो अगर हम एग्जांपल की बात करें, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए हैं। कुछ हो सकता है सिर्फ मेटल जो है मेटालो एंजाइम का काम कर रहे हैं, कुछ जो है आपका पर्टिकुलर ग्रुप ट्रांसफरिंग एंजाइम है, कुछ जो है पर्टिकुलर जो है एक तो ग्रुप ट्रांसफरिंग एंजाइम हो जाती है, ठीक है, एक हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग एंजाइम्स हो जाती है, ठीक है ना। और एक क्या है आपकी स्पेसिफिकली किसी मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल वाले देखो मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं आपके नोट्स में, ठीक है। मैं एक बार पढ़कर बता देती हूँ आपको। सोडियम जो है वो ATPase नाम की एंजाइम के लिए मेटल एक्टिवेशन शो करता है। इनको हम एक्टिवेटर भी बोल देते हैं। मेटल आयंस को हम क्या बोल देते हैं? एक्टिवेटर, ठीक है, एक्टिवेटर बोल देते हैं। समझ में आया? ठीक है ना। तो देखो आपको मैं शो कर रही हूँ कि कौन कौन से टाइप के एक्टिवेटर्स हमें मिलेंगे। देखिए बेटा, जिंक जो है वो कोफैक्टर का काम कर रहा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम के लिए, ठीक है। जिंक जो है वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का काम कर रहा है। समझ में आया? ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी बनाता है, ठीक है ना। तो कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी अगर जिंक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज तभी काम करेगी जब जिंक की प्रेजेंस होगी। अब यहाँ पे इस टेबल को आप ध्यान से देखिए कि जो है सोडियम है वो ATPase एंजाइम के लिए मेटल एक्टिवेटर का काम कर रहा है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज और डिहाइड्रोजिनेज में जिंक काम कर रहा है। पेप्टाइडेज और डीऑक्सी कार्बोक्सिलेज में जो है मैग्नीज काम कर रहा है। मॉलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्टेज में काम कर रहा है, ठीक है। आयरन कैटालेजेस और एकोनिटेज नाम की एंजाइम में एक्टिवेटर का काम कर रहा है। कॉपर एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज में काम कर रहा है। मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज और फॉस्फेट्स के अंदर क्या कर रहा है, एक्टिवेटर का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद करने हैं, यहाँ से कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अब हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग कोएंजाइम्स, ऐसी कोएंजाइम्स जो बेसिकली हाइड्रोजन का ट्रांसफर करती है। देखो ये कोएंजाइम्स हैं, ये ये एक्टिवेटर नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंस है। एक्टिवेटर नहीं है ये क्या है, कोएंजाइम्स हैं जो क्या करती हैं, हाइड्रोजन का ट्रांसफर करती है। सेकेंड वाली कैटेगरी थी कोएंजाइम्स जो हमने पढ़ा था, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लूजली बाउंड टू एपोएंजाइम्स। तो यहाँ पे एग्जांपल NAD मैंने बता दिया, NADP बता दिया आपको, FAD फ्लैविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, FMN फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, लाइपोइक एसिड, ठीक है, यूबिक्विनोन, ठीक है। ये कोएंजाइम क्यों बोलते हैं इनको? देखो इन सभी मॉलिक्यूल्स का यूज हम फोटोसिंथेसिस के दौरान करेंगे तो वहां पे आपको क्लियर होना चाहिए ये चीजें हैं क्या,
ठीक है ना, आगे बात समझ में, अब हर चीज को वहां डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसी एंजाइम्स भी होती हैं जो ग्रुप ट्रांसफरिंग एंजाइम्स कहलाती हैं। ठीक है, ग्रुप ट्रांसफरिंग को एंजाइम, जैसे कि मतलब पूरे के पूरे ग्रुप को ट्रांसफर करती हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, तो ऐसे ही को एंजाइम ए है। ठीक है, ये असाइल ग्रुप कैरियर होती है। ठीक है ना, परऑक्सीडेल फॉस्फेट है जो कि विटामिन B6 का डेरिवेटिव होता है, यानी कि पायरिडॉक्सिन का जो है डेरिवेटिव होता है। ये अमीनो ग्रुप कैरियर होता है। बायोटिन, ठीक है, बायोटिन क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप कैरियर होता है। थायमिन पायरोफोस्फेट, ये एंजाइम्स हैं जो आगे हम आगे जब पढ़ोगे ना प्लांट फिजियो, वहां पे काम आएंगे ये एंजाइम। तो थायमिन पायरोफोस्फेट ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप कैरियर होता है। कोएंजाइम F, ठीक है, टेट्राफॉलिक एसिड, तो ये भी कार्बन कैरियर ऑफ 1 कार्बन कंपाउंड। ऐसे ही ATP एक्ट्स एज कैरियर ऑफ फोस्फेट ग्रुप। समझ में आया? ठीक है ना, तो ये आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। ठीक, जितना करवाया है उतना बेटा कर लो। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे जो है इससे आगे प्रोसीड करेंगे, हम एंजाइम्स ही प्रोसीड करेंगे। अभी 2 लेक्चर्स और लग जाएंगे हमारे। ठीक है ना, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।